गरीब बहू को मिला जमीन के अंदर गुमनाम आलीशान महल। हे भगवान, आज तो मेरी कमर टूट गई है। हाय दैया, ये लकड़ी कितनी वजनदार है। अरे कीर्ति, देख भाभी लकड़ी लेकर आ रही है, उतरवा दे। इतनी दूर से ले आई हैं भाभी तो क्या उतार नहीं सकती? उतार भी लेंगी। अरे ननद जी, थोड़ी सी मदद कर दो, अब हालत खराब हो रही है। माँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगी। गरीबी में पेट खाली फटे, लेकिन तेरे नखरे इतने नवाबी कि ना घरे जाती या उठाऊं लाठी। मालती कीर्ति का कान जोर से मरोड़ती है। फिर कीर्ति बड़ी भाभी के साथ लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर में आती है। गट्ठर अंदर रखते ही मैथिली ने थकी हुई सांस ली। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन उसे तसल्ली थी कि अब 2 दिन तक चूल्हे की चिंता नहीं रहेगी। माँ जी, अब 2 दिन के लिए तो लकड़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे तैसे जंगल से इतना बड़ा गट्ठर उठा लाई हूँ, कमर टूट गई है, लेकिन चलो चूल्हा जल जाएगा। बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरे भरोसे ही तो ये घर चल रहा है। बेटा, अब बहुत भूख लग रही है, दवा भी खानी है। अरे जल्दी से कुछ बना दे, नहीं तो दवा खाली पेट नहीं खा पाऊंगा। जी पापा जी, अभी बनाती हूँ। पहले लकड़ियाँ ठीक से जमा देती हूँ, फिर चूल्हा जलाती हूँ। मैथिली और कीर्ति दोनों मिलकर लकड़ियों को आंगन के एक कोने में करीने से जमा देती हैं। भाभी इतनी सारी लकड़ियाँ अकेले कैसे उठा लाई? मैं होती तो आधे रास्ते में ही बैठ जाती। क्या करे ननद जी, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। घर का चूल्हा जलाना हो तो दर्द भी छोटा लगने लगता है। लकड़ियां रखने के बाद मैथिली रसोई में जाती है। अरे बस 2 मुट्ठी चावल बचे हैं और ये थोड़ा सा आटा है। तभी मालती भी धीरे धीरे रसोई तक आ जाती है। बेटा एक काम कर, 2 मुट्ठी दाल भी रखी है, आज दाल रोटी ही बना दे। जितना है उसी में काम चला लेंगे। जी माँ जी, जो है उसी से बना देती हूँ। भगवान कल का इंतजाम जरूर करेगा। मैथिली पतली पतली दाल बनाती है। दाल में तड़का लगाने के लिए न घी था, न तेल, न ही मसाले। वो केवल नमक डालकर दाल उबाल देती है, फिर थोड़ा सा आटा गूंथकर बहुत पतली पतली रोटियां बेलती है। काश आज थोड़ा सा तेल या घी होता, कम से कम बच्चों को स्वाद तो मिल जाता। थोड़ी देर बाद वो सबके सामने खाना परोस देती है। बहू, ये क्या बनाया है? अरे दाल में पानी अलग दिखाई दे रहा है और दाल अलग, और ये रोटियां इतनी पतली हैं कि एक से पेट कैसे भरेगा? पापा जी, घर में ज्यादा राशन नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? जितना था उसी में सबके लिए बनाना पड़ा। अगर दाल गाढ़ी बनाती तो 2 लोगों के बाद ही खत्म हो जाती। बहू की कोई गलती नहीं है, घर की हालत ही ऐसी हो गई है। पिताजी, जैसे तैसे खा लीजिए, कल फिर काम मिलेगा तो कुछ अच्छा लेकर आएंगे। हाँ पिताजी, भगवान पर भरोसा रखिए। सब लोग चुपचाप वही साधारण भोजन खा लेते हैं। ऐसी कई दिन बीत गई। गरीबी हर दिन नई परीक्षा ले रही थी। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर रास्ते में मैथिली से मिले। अरे बहू, तुम्हारा बेटा 5 साल का हो गया है, उसका स्कूल में दाखिला करा दो। आज नहीं तो फिर कब पढ़ेगा? पढ़ लिख जाएगा तो शायद तुम्हारी तरह तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेंगी। जी मास्टर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग जल्दी ही उसका दाखिला करवा देंगे। बच्चों की पढ़ाई कभी मत रोकना। गरीब का सबसे बड़ा सहारा शिक्षा ही होती है। जी जरूर। रात को खाना खाने के बाद मैथिली अपने पति से बात करती है। सुनिए, आज मास्टर जी मिले थे, कह रहे थे कि हमारा बेटा अब स्कूल जाने लायक हो गया है। वो भी रोज स्कूल जाने की जिद करता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। कुछ तो कीजिए। मैथिली, मैं रोज कोशिश करता हूँ, सुबह से शाम तक मजदूरी के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन काम ही नहीं मिलता। सरकारी स्कूल में भी कॉपी किताब और यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए, हमारे पास वो भी नहीं है। मैं बच्चे की आंखों में रोज सपना देखती हूँ। वो दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता है तो कहता है कि माँ, मैं कब जाऊंगा? मैं क्या जवाब दूं उसे? मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन खाली जेब देखकर खुद पर गुस्सा आता है। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अगली सुबह दोनों भाई काम की तलाश में चौराहे पर पहुंच जाते हैं। आज शायद कोई ठेकेदार आए। हाँ भैया, आज काम मिल जाए तो। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। कई मजदूर काम पर चले जाते हैं, लेकिन दोनों भाइयों को कोई काम नहीं मिलता। चल ललित, आज भी किस्मत खराब रही। हाँ भैया, खाली हाथ घर लौटना सबसे मुश्किल लगता है। ऐसी कई दिन बीत गई। घर में राशन की कमी बढ़ने लगी। मैथिली रोज जंगल जाकर लकड़ियां बीन कर लाती और चूल्हा जलाती। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हार नहीं मानूंगी। कम से कम घर का चूल्हा तो बुझने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ राजू और ललित कभी कभी मजदूरी पर जाते। जिस दिन काम मिलता उसी से थोड़ा बहुत राशन लाकर किसी तरह गुजारा चलता। एक सुबह दोनों भाई फिर काम की तलाश में निकल पड़े। अरे भाई सुनो, तुम लोग मजदूरी करोगे?
हाँ मालिक, जो काम होगा कर देंगे। देखो, मेरे घर का पूरा बगीचा ठीक करना है, सूखे पौधे हटाने हैं, घास काटनी है, पौधों की सफाई करनी है। दोनों मिलकर काम करोगे तो 300 रुपए दूंगा। हाँ मालिक, अभी चलते हैं। दोनों भाई पूरे मन लगाकर बगीचे का काम करते हैं। घंटों मेहनत के बाद पूरा गार्डन साफ और सुंदर हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया काम किया है तुम लोगों ने। ये लो पूरे 300 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। दोनों भाई सीधे बाजार पहुंचते हैं। भैया, थोड़ा चावल तौल दीजिए, थोड़ा आटा, दाल, तेल और कुछ सब्जियां भी दे दीजिए। और कुछ चाहिए? हाँ बस भाई आज इतना ही काफी है। दोनों भाई राशन लेकर खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। अरे आज तो इतना सारा सामान ले आए। आज मेहनत रंग लाई, 300 रुपए मिले। सोचा पहले घर का राशन भरे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैथिली तुरंत रसोई में लग जाती है। आज सब्जी और चावल बना लेती हूँ, सुबह के लिए आटा अलग रख देती हूँ, थोड़ी सब्जी और दाल भी बचा कर रखूंगी क्योंकि दिन में सबको ज्यादा भूख लगती है। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही बनाओ। तुम्हारे हाथ का खाना चाहे साधारण हो लेकिन पूरे परिवार को तृप्त कर देता है। बेटा मैथिली, अगर तू इस घर में ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। सच कहते हैं, ये बहू नहीं इस घर की लक्ष्मी है। माँ जी, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। जब तक सांस चलेगी इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी। पूरे परिवार ने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया। कुछ दिन और बीत गए। राजू और ललित रोज मजदूरी की तलाश में निकलते लेकिन काम नहीं मिलता। घर की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ललित, सुबह से शाम हो गई लेकिन आज भी किसी ने काम पर नहीं रखा। लगता है जैसे किस्मत ही हमसे रूठ गई है। हाँ भैया, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। घर में सबकी उम्मीदें हम दोनों पर टिकी हैं लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं है। उधर घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत राशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक दिन रसोई के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। माँ जी, अब क्या करूं? घर में एक मुट्ठी भी आटा नहीं बचा। दाल खत्म हो गई, चावल खत्म हो गए। आखिर आज सबको क्या खिलाऊं? बेटा, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। भगवान भी शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। चारपाई पर बीमार पड़े चिराग ये सब सुन रहे थे। बहू, मुझे माफ कर देना। पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन इतना नहीं कमा पाया कि अपने परिवार के लिए कुछ जोड़ कर रख पाता। अगर मैं थोड़ा और कमा लेता तो आज तुम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। पापा जी, ऐसा मत कीजिए। आपने हमेशा अपनी क्षमता से बढ़कर परिवार के लिए मेहनत की है। समय खराब है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बेटा, एक काम कर, बगल वाली बूढ़ी काकी कुसुम के घर चली जा, उनसे थोड़ा सा चावल मांग ला। बाद में हमारे पास होगा तो लौटा देंगे। मैथिली संकोच के साथ कुसुम काकी के घर पहुंचती है। अरे बहू, इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? काकी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा चावल मिल जाता तो बच्चों और बुजुर्गों का पेट भर जाता। अरे पगली, इसमें शर्म कैसी? गरीबी में एक दूसरे का सहारा ही तो बनना पड़ता है। ये लो थोड़ा चावल, जब हो जाए तब लौटा देना। नहीं लौटाओगी तो कोई बात नहीं। काकी, आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उस दिन पूरे घर में वही चावल बने। सभी ने थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा किया। दिन फिर संघर्ष में बीतने लगे। मैथिली रोज जंगल से लकड़ियां लाती। कभी कभी कुसुम काकी थोड़ा आटा या चावल दे देती। बदले में मैथिली उन्हें जलाने की लकड़ियां दे आती। बहू, तू हर बार लकड़ियां क्यों दे जाती है? काकी, बिना बदले कुछ लेना अच्छा नहीं लगता। ये लकड़ियां रख लीजिए, आपका भी चूल्हा जल जाएगा। भगवान तुझे बहुत सुख देगा बेटी। कुछ दिनों बाद फिर राजू और ललित को मजदूरी मिलने लगी। 2 वक्त के खाने का इंतजाम जैसे तैसे होने लगा। उसी मोहल्ले में सोनाली और उसका बेटा जीतू भी बहुत गरीबी में रहते थे। एक दिन उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बेटा जीतू, आज घर में चूल्हा भी नहीं जला, समझ नहीं आ रहा क्या करें। माँ, भूख तो मुझे भी लगी है लेकिन मजबूरी है। दोनों धीरे धीरे मालती के घर पहुंचते हैं। अरे सोनाली, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं बहन, ऐसे ही आई थी। जैसे हम हैं वैसे ही तुम भी हो। आओ, आज हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। 2 वक्त की रोटी है, आधी तुम खा लेना, आधी हम। बहन, ये गरीबी एक दिन हमें मार ही डालेगी, लेकिन आज तुम्हारा ये अपनापन कभी नहीं भूलूंगी। गरीबी में इंसान ही इंसान के काम आता है। भगवान सब ठीक करेगा। दूसरी तरफ ललित फिर काम की तलाश में निकलता है लेकिन उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता। भाभी, मुझसे नहीं हो रहा है। हर दिन उम्मीद लेकर जाता हूँ और हर दिन खाली हाथ लौट आता हूँ। देवर जी, हिम्मत मत हारो। मेहनत करने वालों का भगवान जरूर साथ देता है। चलो, मैं जंगल लकड़ियां बीनने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है भाभी, कम से कम आपका साथ रहेगा तो मन भी हल्का हो जाएगा।
दोनों जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई बचाओ, छोड़ दो मुझे। 4 बदमाश उसे घेर कर बदतमीजी कर रहे थे और उसका दुपट्टा खींच रहे थे। अरे बदमाश, एक अकेली लड़की को हाथ लगाते हुए शर्म नहीं आती? चल हट, अपना काम कर। ललित बिना डरे चोरों से भिड़ जाता है। काफी देर तक हाथापाई होती है और आखिरकार चारों गुंडे भाग जाते हैं। धन्यवाद, अगर आप नहीं आते तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तभी मैथिली भी वहां पहुंच जाती है। अरे ललित, क्या हुआ यहाँ? भाभी, ये लड़की जंगल में लकड़ियां बीनने आई थी। 4 गुंडे से परेशान कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? घर में कौन कौन है? मेरा नाम पूर्वी है। बचपन में ही माँ बाप चल बसे। मैं अकेले झोपड़ी में रहती हूँ और लकड़ियाँ बीन कर पेट पालती हूँ। ये गुंडे मुझे अक्सर परेशान करते हैं। आज तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अब जीना भी मुश्किल लगने लगा है। पूर्वी की हालत देखकर मैथिली और ललित को उस पर दया आ जाती है। उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि पूर्वी को ऐसे जंगल में छोड़े। भाभी, क्यों ना इसे अपने घर ले चले? वैसे भी इसका कोई नहीं है। हाँ, मुझे भी यही ठीक लगता है। जब तक कोई सहारा नहीं मिलेगा ये ऐसे ही परेशान होती रहेगी। तीनों घर पहुंचते हैं। पूर्वी भी अभी डरी हुई थी। बेटी, कौन हो तुम? इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ जी, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। मैं अनाथ हूँ। छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। बहुत गरीब हूँ। लोग हर समय ताने देते हैं और परेशान करते हैं। हाय राम, इतनी छोटी उम्र में इतना दुख। रात को मालती और मैथिली आपस में बात करती है। मैथिली, एक बात कहूँ, ललित की शादी तो करनी ही है। मुझे लगता है अगर पूर्वी तैयार हो तो उसकी शादी ललित से कर देनी चाहिए। माँ जी, क्या ये ठीक रहेगा? बेटा, हम इतने गरीब हैं कि कोई अपनी बेटी हमें देगा नहीं, और पूर्वी जैसी सीधी लड़की को भी एक परिवार मिल जाएगा। मुझे तो यही सही लगता है। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में बातें शुरू हो जाती हैं। अरे, इनके बेटे को कौन अपनी बेटी देगा, इसीलिए अनाथ लड़की को घर उठा लाए हैं। गरीबों की शादी भी गरीबों से ही होती है। चलो, बिना दहेज की बहू मिल गई। बस कीजिए आप लोग, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है। पहले खुद उनके जैसा जीवन जीकर देखिए। हमने किसी का हक नहीं छीना। एक बेसहारा लड़की को परिवार दिया है, इसमें शर्म की नहीं गर्व की बात है। जिसे जो कहना है कहे, हमें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में सादगी से ललित और पूर्वी का विवाह करा दिया जाता है। बेटा, जैसे हम सब 2 रोटी खाकर जी रहे हैं, वैसे ही तुम भी हमारे साथ रहोगी। हमारे घर में दौलत नहीं है, लेकिन अपनापन बहुत है। विवाह के बाद पूर्वी का गृह प्रवेश हुआ। वो इस घर की छोटी बहू बन चुकी थी। अब वो हर काम में अपनी जेठानी मैथिली का हाथ बटाने लगी। दीदी, अब आप अकेली जंगल नहीं जाओगी। जहाँ आप जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगी। इस घर की जिम्मेदारी अब हम दोनों की है। पूर्वी, तू अभी नई बहू है, थोड़ा आराम कर। दीदी, इस घर ने मुझे परिवार दिया है। अब इस परिवार के लिए मेहनत करना मेरा भी फर्ज है। दोनों बहुएं रोज सुबह जंगल जाती, लकड़ियां बीनती और घर का चूल्हा जलाती। उधर राजू को कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन ललित को लगातार काम नहीं मिल रहा था। वो दिन भर चौराहे पर खड़ा रहता और शाम को खाली हाथ लौट आता। भैया, समझ में नहीं आता भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। रोज उम्मीद लेकर जाता हूँ और रोज खाली हाथ लौट आता हूँ। हिम्मत मत हार ललित, मेहनत करने वाले का वक्त जरूर बदलता है। इधर मोहल्ले वालों ने अब कीर्ति को भी ताने देना शुरू कर दिया था। अरे कीर्ति, पहले तो गरीब घर की बहू ले आए, अब तेरी शादी भी किसी गरीब के घर ही करेंगे। अरे, इनके घर में कौन अपनी लड़की देगा और कौन अपने लड़के की शादी करेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग मुझे इतना सुनाते हैं? अब ये सब सुनकर मालती और चिराग का दिल टूट जाता है। हे भगवान, हमारे बच्चों की किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है? गरीबी इंसान से उसका सम्मान भी छीन लेती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुनो जी, जेठ जी को तो अभी कभी कभी मजदूरी मिल जाती है, लेकिन आपको नहीं मिल रही। क्यों ना आप हमारे साथ जंगल चलो। हम तीनों लकड़ियां बीनेंगे और आप बाजार में बेच आना। इससे घर में कुछ पैसे आने लगेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मेहनत कोई छोटी नहीं होती। बस यही समझदारी चाहिए। जो काम मिले ईमानदारी से करना चाहिए। अगले ही दिन से ललित भी दोनों बहुओं के साथ जंगल जाने लगा। कीर्ति, तू भी इनके साथ जाया कर। 4 लोग रहेंगे तो काम भी जल्दी होगा और जंगल में डर भी नहीं लगेगा। ठीक है माँ, मैं अभी चली जाती हूँ। अब चारों रोज जंगल जाते, खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी करते और ललित उन्हें बाजार में बेच आता। अरे, आज 2 गट्ठर अच्छे दाम में बिक गई। अब घर का राशन भी आ जाएगा। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे घर के हालात पहले से थोड़े बेहतर होने लगे।
कुसुम काकी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती पूरा परिवार उनकी मदद करता। बेटा, जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं था तब भी तुमने मेरा सम्मान रखा। आज तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, भगवान तुम्हें बहुत सुख देगा। काकी, आपने भी तो हमारे बुरे समय में हमारा साथ दिया था। एक दिन पूर्वी, मैथिली, ललित और कीर्ति पहले से थोड़ा ज्यादा अंदर जंगल की तरफ चले गई। दीदी, क्यों ना आज थोड़ा आगे चलकर लकड़ियां बीने। यहाँ तो लगभग सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हाँ, मुझे भी यही ठीक लग रहा है, शायद आगे ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं। चारों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। अचानक पूर्वी के पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है। दीदी बचाइए, मैं गिर रही हूँ। देखते ही देखते पूर्वी एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। पूर्वी, मैं आ रही हूँ। उसे बचाने की कोशिश में मैथिली भी फिसलकर उसी गड्ढे में गिर जाती है। भैया, भाभी, जल्दी चलो, उन्हें ढूंढते हैं। दोनों जैसे ही गड्ढे के किनारे पहुंचे, मिट्टी खिसकने लगी और वो भी नीचे जा गिरे। चारों ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया जहां घुप अंधेरा था। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दीदी, ये जगह कैसी है? तभी पत्थरों के बीच से हल्की हल्की चमक दिखाई देने लगी। देखो, उन पत्थरों में से रोशनी निकल रही है। इसका मतलब यहाँ कुछ जरूर है। अभी बिना तैयारी के आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, कल टॉर्च लेकर आएंगे। ये जगह बहुत रहस्यमयी लग रही है। अगले दिन चारों टॉर्च लेकर फिर उसी जगह पहुंचते हैं और सावधानी से नीचे उतरते हैं। आज पता चलेगा कि आखिर यहाँ क्या छिपा है। टॉर्च की रोशनी से उन्हें दीवार पर एक पुराना स्विच दिखाई देता है। यहाँ स्विच? जैसे वो स्विच दबाता है, पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है। उनके सामने जमीन के नीचे बना एक बहुत बड़ा आलीशान महल था। चारों तरफ विशाल कमरे, ऊंची छतें, पुराने नक्काशीदार खंबे, बड़े बड़े झूमर और धूल से ढका हुआ शाही सामान रखा था। इतना बड़ा महल, और वो भी जमीन के नीचे? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। दीदी, लगता है ये बहुत पुराने समय का महल है। देखिए, इसकी दीवारें और पत्थर कितने पुराने हैं। अगर ये जमीन के नीचे है तो शायद किसी को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। चारों धीरे धीरे अंदर जाने लगे। ये देखिए, यहाँ तो सोने और चांदी के पुराने सिक्के रखे हैं। और यहाँ देखिए, सोने चांदी के बर्तन भी रखे हुए हैं। रसोई भी पूरी बनी हुई है और कितना सारा सामान रखा है। अरे, यहाँ तो नदी से पानी लाने का भी पुराना इंतजाम है। देखो, ये नालियां सीधे अंदर तक आ रही हैं। अगर इस जगह की सफाई कर दी जाए तो यहाँ आराम से रहा जा सकता है। चारों महल देखकर वापस घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते उसी महल की बातें होती रहती हैं। क्या सच में इतना बड़ा महल है? भगवान भी कैसे कैसे चमत्कार दिखाते हैं। उसी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि उनका कच्चा घर चारों तरफ से टपकने लगा। देखते ही देखते घर में घुटनों तक पानी भर गया। अरे राम, पूरा घर पानी से भर गया। अब इस टूटी छत का क्या करें? छत बनवाने के लिए भी पैसे चाहिए। माँ जी, घबराइए मत, जैसे तैसे आज की रात निकाल लेते हैं। कुछ दिन तक परिवार ने उसी टूटे घर में रहने की कोशिश की, लेकिन हालत दिन ब दिन खराब होती गई। दीदी, हमारे पास एक घर तो है, क्यों ना उस महल की अच्छी तरह सफाई करके वहीं रहने चले। बात तो सही कह रही हो। अगले ही दिन दोनों बहुएं जंगल पहुंचकर रहस्यमय महल की सफाई में जुट गईं। झाड़ू लगाई, धूल साफ की, पुराने झूमर और बर्तन चमकाए और महल को रहने लायक बना दिया। दीदी देखिए, अब तो ये महल बिल्कुल नया लग रहा है। सच में मेहनत ने इस जगह की तस्वीर ही बदल दी। कुछ समय बाद पूरा परिवार अपना जरूरी सामान लेकर उस महल में रहने आ गया। वहां बड़े कमरे, रसोई, सोने के लिए जगह, पुरानी अलमारी, सोने चांदी के बर्तन और पानी की व्यवस्था देखकर सभी हैरान थे। शायद भगवान ने हमारी बरसों की मेहनत देखकर ही हमें ये ठिकाना दिया है। आज पहली बार लग रहा है कि शायद हमारी किस्मत बदलने वाली है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रहस्यमय महल उनकी जिंदगी बदल देगा। कुछ दिन बीत गई, पूरा परिवार अब उसी महल में रहने लगा था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी, कभी कभी गड्ढे से हल्का पानी भी अंदर आ जाता था। बेटा, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कहीं ये पानी महल के अंदर ना भर जाए, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं और ललित आज ही इसका कोई उपाय करते हैं। हाँ माँ, जंगल से मोटी लकड़ियां काट कर लाते हैं, ऊपर एक मजबूत छपरा बना देंगे ताकि बारिश का पानी सीधे अंदर ना आए। दोनों भाई सुबह सुबह जंगल में चले जाते हैं। कई घंटे मेहनत करके मोटी लकड़ियां, बांस और बड़ी बड़ी डालियां लेकर आते हैं। ललित, इस लकड़ी को इधर पकड़। अगर इसे अच्छी तरह से बांध दिया तो कई साल तक हिलेगी नहीं है। भैया, ऊपर घास और पत्ते भी बिछा देते हैं, इससे बारिश का पानी फिसलकर दूसरी तरफ चला जाएगा। दोनों भाई मिलकर गड्ढे के ऊपर मजबूत छपरा बना देते हैं। अब बारिश का पानी अंदर आना लगभग बंद हो जाता है। वाह, अब तो पहले से बहुत सुरक्षित लग रहा है। सच दीदी, अब बच्चों को भी डर नहीं लगेगा।
धीरे धीरे उन्होंने महल के अंदर खाने पीने का भी पूरा इंतजाम कर लिया। महल में पड़े कुछ पुराने सोने के सिक्के हैं, उनमें से बस 2-3 सिक्के बेच देते हैं। जितनी जरूरत है उतना ही राशन ले आएंगे। ध्यान रहे, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये जगह हमारी नहीं है, हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ दीदी, भगवान ने हमें सिर छिपाने की जगह दी है, लालच नहीं करना चाहिए। राजू और ललित 2 पुराने सिक्के बेचकर चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, मसाले और जरूरी चीजें खरीद लाते हैं। सभी डिब्बे फिर से भर जाते हैं। कितने दिनों बाद रसोई के सारे डिब्बे भरे हुए देख रही हूँ। हे भगवान, तूने हमारी लाज रख ली। रहने और खाने का इंतजाम हो जाने के बाद भी दोनों बहुएं अपना संघर्ष नहीं छोड़ती थी। दीदी चलिए जंगल चलते हैं। हाँ, मेहनत छोड़ देंगे तो जीवन का मूल्य भूल जाएंगे। तुम दोनों चिंता मत करो, जितनी लकड़ियां लाओगी मैं बाजार में बेच आऊंगा। हम मेहनत की कमाई से ही घर चलाएंगे। महल में जो है उसे केवल बहुत जरूरत पड़ने पर ही छुएंगे। एक दिन दोनों बहुएं खूब सारी लकड़ियां बीन कर लाती हैं। ललित उन्हें बेचने के लिए बाजार जाता है। लौटते समय वो पुराने घर की तरफ जाता है। अरे ये क्या हो गया? लगातार बारिश के कारण कुसुम काकी की झोपड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। दूसरी तरफ सोनाली और जीतू का घर भी पानी से भर गया था। बेटा अब कहाँ जाए, घर में खड़े होने की भी जगह नहीं बची। जीतू देख, सारा सामान भीग गया, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब देखकर ललित का मन भर आता है। शाम को वो महल लौटकर सारी बात बताता है। भाभी, माँ, आज कुसुम काकी और सोनाली दीदी का घर देखकर दिल रो पड़ा। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। तो फिर क्या सोच रहे हैं, उन्हें भी यहीं ले आते हैं? जब हमें इस महल ने सहारा दिया है तो हम दूसरों का सहारा क्यों ना बने? बिल्कुल, इस महल में इतने कमरे हैं, सब आराम से रह लेंगे। गरीबी में साथ देने वाला ही असली अपना होता है। अगले दिन पूरा परिवार कुसुम काकी, सोनाली और जीतू को लेकर महल में आ जाता है। अरे राम, जमीन के नीचे इतना बड़ा महल, मैंने तो सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा था। काकी, अब ये आपका भी घर है। यहाँ हर किसी के लिए अलग कमरा है। अब किसी को बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सभी लोग वहां रहने लगे। कोई अपना कमरा साफ करता, कोई रसोई संभालता, कोई पानी भरता। रात को जंगल से शेर, भेड़िया और दूसरे जानवरों की आवाजें आती थी। माँ, बाहर कौन गरज रहा है? डर मत बेटा, हम सब साथ हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, जंगल में जानवरों की आवाजें आना सामान्य बात है। हिम्मत वाले कभी डर कर नहीं जीते। कुछ दिनों बाद पूर्वी महल में रखे कुछ पुराने चांदी के सिक्के लेकर बाजार जाती है। भैया, मुझे बच्चों के लिए किताबें, कॉपियां और पेंसिल चाहिए। और कुछ? हाँ, पिताजी की दवाइयाँ भी दे दीजिए। घर लौटकर वो सारी किताबें बच्चों को दे देती है। अब मैं चिंटू को पढ़ाया करूंगा। बेटी, तूने तो मेरे बच्चे का भविष्य संवार दिया। अरे बहू, मेरी दवाइयाँ भी ले आई। जी बाबूजी, अब आपको समय पर दवा भी मिलेगी और आराम भी। सब लोग मिलजुल कर खुशहाल जीवन बिताने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्दी इस रहस्यमय महल का राज दुनिया के सामने आने वाला है। एक दिन जंगल में वन विभाग का एक अधिकारी गश्त कर रहा था। अजीब बात है, इस इलाके में पहले ये लकड़ियों का बना छपरा नहीं था। अधिकारी छपरे के पास पहुंचता है और उत्सुकता से उसे थोड़ा हटाकर नीचे देखता है। अरे, ये नीचे रोशनी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो नीचे झांकता है तो उसे बहुत बड़ा महल दिखाई देता है। जमीन के अंदर इतना विशाल महल, इसकी सूचना तुरंत देनी होगी। अगले ही दिन वो अपनी पूरी टीम और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ वहां पहुंचता है। बहुत सावधानी से नीचे उतरिए, यह जगह ऐतिहासिक भी हो सकती है। सभी अधिकारी महल के नीचे पहुंचते हैं। वहां लोगों को रहते देखकर वो चौंक जाते हैं। आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे रहने हैं? साहब, हम लोग गरीब लोग हैं। जंगल में लकड़ियां बीनते समय हमें ये जगह मिली थी। हमारा कच्चा घर बारिश में टूट गया था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मजबूरी में यहाँ आकर रहने लगे। साहब, हमने यहाँ कुछ तोड़ा नहीं, उल्टा पूरे महल की सफाई की और इसे रहने लायक बनाया और हमेशा इसका ध्यान रखा। हमने जरूरत भरी कुछ पुराने सिक्के बेचकर राशन खरीदा। हमारा इरादा कभी भी इस जगह का गलत फायदा उठाने का नहीं था। हाँ, अगर हम लालची होते तो सब कुछ बेचकर भाग जाते, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। अधिकारी चारों तरफ देखते हैं। साफ सुथरा महल देखकर वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आप लोगों को ये जगह नहीं मिलती तो शायद वर्षों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अब एक समस्या है। कैसी समस्या साहब? ये महल अब सरकारी धरोहर माना जाएगा। कानून के अनुसार यहाँ कोई भी निजी तौर पर नहीं रह सकता। इसकी सुरक्षा और संरक्षण सरकार करेगी। साहब, अगर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे?
हम आपकी बात समझते हैं। अगर ये सरकार की धरोहर है तो इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमारा घर टूट चुका है। अगर हमें यहाँ से जाना पड़े तो हमारे रहने का भी इंतजाम कर दीजिए। साहब, हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। हमें किसी की मुफ्त की दौलत नहीं चाहिए, बस सिर छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। परिवार की ईमानदारी और संघर्ष ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। पूरा परिवार उनके फैसले का इंतजार करने लगा। अधिकारियों के जाने के बाद पूरा परिवार चिंता में डूब गया। जिस महल ने उन्हें सहारा दिया था, अब उसे छोड़ना पड़ रहा था। अब क्या होगा बेटा? इतने दिनों बाद तो भगवान ने हमें रहने की अच्छी जगह दी थी। अगर यहाँ से भी जाना पड़ा तो हम फिर कहाँ जाएंगे? सरकार की बात भी गलत नहीं है। अगर ये सच में धरोहर है तो इसे संभालना उनका काम है, लेकिन हमारे रहने का भी तो कोई ठिकाना होना चाहिए। माँ जी, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, लेकिन अपनी बात सरकार के सामने जरूर रखेंगे। अगर हमने ईमानदारी दिखाई तो सरकार भी हमारी मजबूरी जरूर समझेगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम सब मिलकर अधिकारियों से विनती करेंगे कि हमें रहने के लिए घर और थोड़ा सहारा दे दिया जाए। अगले दिन पूरा परिवार सरकारी अधिकारियों से मिलने पहुंचता है। साहब, हम आपकी बात मानते हैं। ये महल सरकार की धरोहर है और हम इसे खुशी खुशी खाली कर देंगे, लेकिन हमारा एक ही निवेदन है कि हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। साहब, हमने इस महल का भी गलत फायदा नहीं उठाया। हमने इसे संभाल कर रखा, इसकी सफाई की और जितनी जरूरत थी उतना ही इस्तेमाल किया। अब हम बस अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर चाहते हैं। हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। हम किसी की दौलत नहीं चाहिए, बस रहने का सहारा और काम मिल जाए। अगर हमें रोजगार मिल जाएगा तो हम अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। अधिकारी उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। देखिए, आप लोगों जैसी ईमानदारी आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है। मैं आपकी पूरी बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक जरूर पहुंचाऊंगा। अधिकारी राजधानी पहुंचकर अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। सर, जंगल के नीचे एक बड़ा ऐतिहासिक महल मिला है। वहां सोने चांदी के सिक्के, बर्तन और कई ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित हैं। खास बात यह है कि उस गरीब परिवार ने उस धरोहर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। क्या? क्या उन्होंने सच में किसी चीज की लूटपाट नहीं की? जी सर, अगर वो चाहते तो करोड़ों की संपत्ति लेकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसी जगह की सफाई करके उसे सुरक्षित रखा। ऐसे ईमानदार लोगों की मदद करना सरकार का कर्तव्य है। महल को सरकार अपने कब्जे में लेगी, लेकिन उस परिवार को सम्मान के साथ बसाया जाएगा। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने सरकार के प्रस्ताव को सामने रखा। सर, मेरा सुझाव है कि इस परिवार की महिलाओं के नाम पर सरकारी आवास दिए जाए। साथ ही कुसुम काकी और सोनाली को भी रहने की जगह दी जाए, क्योंकि वो भी बेघर है। प्रस्ताव मंजूर किया जाता है। सभी पात्र परिवारों के लिए सरकारी कॉलोनी में मकानों की व्यवस्था की जाए। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। भगवान, आज तूने हमारी सुन ली। दीदी, हमारी मेहनत और ईमानदारी बेकार नहीं गई। ये भगवान और सबके आशीर्वाद का फल है। तभी राजू और ललित अधिकारियों से एक और निवेदन करते हैं। साहब, अगर एक बात और कहूं तो? हाँ, बताइए। हमें कोई काम मिल जाए तो हम अपनी मेहनत से परिवार चला लेंगे। हम भीख नहीं चाहते साहब, बस रोजगार चाहिए ताकि जिंदगी भर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। मैं कोशिश करता हूँ। कुछ ही दिनों बाद दोनों भाइयों को सरकारी टेंडर में सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाती है। राजू और ललित, आज से आप दोनों सरकारी निर्माण कार्यों में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। ईमानदारी से काम कीजिए। धन्यवाद साहब, हम कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हाँ, आज हमारी मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों बाद सरकारी कॉलोनी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मैथिली, पूर्वी, मालती, चिराग, राजू, ललित और कीर्ति अपने नए घर में रहने आ जाते हैं। वहीं कुसुम काकी और सोनाली को भी अलग अलग सरकारी मकान मिल जाते हैं। अगर उस दिन तुम लोगों ने हमारा हाथ ना थामा होता तो शायद आज भी हम बारिश में भीग रहे होते। भगवान तुम दोनों बहुओं को हमेशा खुश रखे। समय के साथ सबकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। एक दिन फिर से सरकारी अधिकारी उनके घर आते हैं। आज हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जी साहब। सरकार ने फैसला किया है कि जिस ऐतिहासिक धरोहर की खोज आपने की और जिस ईमानदारी से सुरक्षित रखा, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। कुछ दिनों बाद जिला मुख्यालय में एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। आज हम दो ऐसी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने गरीबी से भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसलिए सरकार मैथिली और पूर्वी को धरोहर संरक्षण सम्मान प्रदान करती है। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। ये सम्मान सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूरे परिवार का है।
हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। हमें इतना बड़ा सम्मान मिलेगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। सम्मान के साथ सरकार उन्हें पुरस्कार राशि भी देती है। अब सबसे पहले पिताजी का पूरा इलाज करवाएंगे। हाँ, और कीर्ति की शादी भी अच्छे घर में करेंगे। अब मेरी बेटी को कोई गरीबी का ताना नहीं देगा। कुछ समय बाद चिराग का अच्छे अस्पताल में इलाज कराया जाता है। उनकी तबीयत पहले से काफी ठीक हो जाती है। बेटा, आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, ये सब तुम लोगों की वजह से है। मैथिली के बेटे और सोनाली के बेटे को अच्छे सरकारी स्कूल में दाखिला मिल जाता है। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। बेटा, खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि किसी गरीब को कभी मजबूरी में रोना ना पड़े। जी माँ। कुछ महीनों बाद कीर्ति की भी एक अच्छे और समझदार परिवार में शादी हो जाती है। आज जो खुशियाँ मुझे मिली हैं उसमें आप दोनों का सबसे बड़ा हाथ है। धीरे धीरे सबकी जिंदगी बदल गई। राजू और ललित ईमानदारी से नौकरी करने लगे। कुसुम काकी और सोनाली सम्मान से रहने लगी। मैथिली और पूर्वी पूरे इलाके में मेहनत, ईमानदारी और साहस की मिसाल बन गई। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।